आज योग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम नी पेन के बारे में बात करेंगे। नी पेन जो बहुत कॉमन समस्या है, हर घर में एक व्यक्ति तो होता ही है, और उसमें भी जो ओल्ड एज होता है उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वैसे तो नी पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यंगस्टर्स में जो नी पेन होते हैं वो शायद चोट की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है 45 एज क्रॉस करने के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम कई लोगों में देखी जाती है। आर्थराइटिस जो है वो दुनिया में 100 से अधिक प्रकार के पाए गए हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दो बहुत कॉमन आर्थराइटिस हैं। तो नी जॉइंट में क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि जैसे कि दो बोन्स हैं हमारे घुटने में, तो दोनों के बीच की जो जगह होती हैं वो कम हो जाती है। कई लोग कहते हैं जगह हो गई इसलिए आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। दो बोन्स के बीच की जगह कम हो जाने के कारण से दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और जब आप चलते हैं तो ऐसे घिसता है, तो उसकी वजह से पेन होता है। कई बार पेशेंट्स को स्वेलिंग भी हो जाता है, सूजन भी आ जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा घिसारा हो गया हो। तो हमारे दो बोन्स के बीच में जो गादी जैसा होता है वो जो होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे बोन्स जो हैं वो ग्लाइड करते हैं, और एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन के लिए होता है। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तब ये दोनों जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कहें कि जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, कार्टिलेज कई बार फट जाती हैं, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये एज के साथ ज़्यादा देखा गया है कि एज के साथ होता है। तो 55 के बाद तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। 55 इयर्स के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने में आया है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, एस्ट्रोजन बनना ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से कार्टिलेज ख़त्म, सारा मतलब बोन्स भी जो है वीक हो जाते हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं। तो इसकी वजह से महिलाओं में 55 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन और ज़्यादा देखी गई है। फिर ओवरवेट जो है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, मोटे लोग हैं, तो क्या होगा, शरीर का पूरा वज़न जो है हमारे घुटनों पर आता है, तो उसकी वजह से भी गैप जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर अर्ली एज में हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि मोटापा की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। एक और रीज़न हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना है। दूसरा, कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का काम करता है, किसी की जॉब ऐसी हैं जो वेट लिफ्टिंग वाली हैं, ज़्यादा जो सीढ़ी चढ़ता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। टू मच वॉक जो करते हैं उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक्सेसिव स्क्वाटिंग होता है, उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। फिर हीमोफीलिया हो जाता है, यानी कि जॉइंट में ब्लीडिंग आती हैं, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की जिससे संभावना है। बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। वास्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सो देयर आर सो मैनी रीजंस, लेकिन जो मेजर कॉज देखा गया है वो है एजिंग वाला। ओल्ड एज वालों में जब सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे, कुछ डाइट भी बताएंगे
और होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आप घर पे रह के अपनी नी पेन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक रुमाल लेना है और उसको इस प्रकार से गोल इस प्रकार से लपेट लेना है और इसको नी के नीचे रखना है, एग्जैक्ट नी के नीचे। फिर नी से रुमाल को प्रेस करना है, 7 to 8 सेकेंड प्रेस करके रखना है और फिर धीरे से हल्का छोड़ देना है, रिलीज करना है। तो ये कम से कम हमें 10 से 12 रिपीटेशन इसके करने हैं। 10-12 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे फिर आपको इसको बढ़ाना है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से तकिया ले लेना है, तकिए को अपने थाइस के नीचे रखना है और फिर एक पैर उठाना है। जो पैर में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नी में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, उसको उठाना है और पंजे को अपनी तरफ अंदर की ओर खींचना है और 5 to 7 सेकेंड्स इसे होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे उसे नीचे रखना है। अगर आपको दोनों घुटने में है ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे वारी वारी और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 5 to 7 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, हील्स के नीचे तकिया रखना है। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और इसमें हील्स से आपको तकिए को दबाना है। दोनों हील्स से आप एक साथ चाहे तो एक साथ दबाइए और अलग अलग दबाना चाहते हैं तो अलग अलग। एक पैर में प्रॉब्लम है तो एक पैर से कीजिए, लेकिन इस प्रकार से दबा के रखना। फिर 5 सेकेंड के बाद आपको रिलीज कर देना है। अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है SLR एक्सरसाइज। जो घुटने में तकलीफ नहीं है उस घुटने को मोड़ना है। अगर दोनों घुटने में आपको प्रॉब्लम है तो दोनों को बारी बारी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक घुटना मोड़ेंगे और दूसरे पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ इस प्रकार ले जाएंगे और फिर ऊपर उठाएंगे। इस पैर के पैरेलल तक लाएंगे, पैरेलल रहे इस प्रकार से हम ऊपर लाएंगे और फिर 5 to 7 सेकेंड उसको होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये एक्सरसाइज हमें कम से कम 5 से 7 बार करनी है। इससे हमारे जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज सचमुच बहुत लाभकारक है। और अगर आपको दोनों नीज में प्रॉब्लम है तो आप बारी बारी दोनों पैर में कर सकते हैं। अभी हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, एक पैर को मोड़ के उसकी थाइस को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर खींचना है और पैर सीधा कर लेना है। पैर सीधा करके पंजे को अपनी तरफ खींचना है। तो इससे हमारा जो काफ है वो स्ट्रेच होगा, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको भी नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ जाती हैं, उसकी वजह से नी में पेन होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज की आपको कम से कम 5 से 10 रिपीटेशन इनिशियली करने हैं, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, उतना आप ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा जिसको भी नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है वो नी कैप पहन के घूमे तो ज़्यादा अच्छा है। अगली एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या करेंगे, 30 डिग्री हम अपने पैर को उठाएंगे, ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और हवा में ही अपने पैर को ऊपर नीचे हिलाना है। जमीन को टच नहीं करना है, हवा में ही 10 बारी हमें ऐसे हिलाना है। 10 बार हिलाकर फिर हमें नीचे रख देना है। दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो दूसरे पैर से भी यही चीज़ करनी है, यही मूवमेंट हमें देनी है। इसके साथ साथ हम रोटेशन भी करेंगे इस प्रकार से।
लेकिन ज़्यादा नहीं उठाना, आपको 30 डिग्री ही पैर उठा के रखना है। ये भी एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे हमारे बैक मसल की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, हमारे क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। नाउ ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है। अगर आपको नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको सोने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम दो नी के बीच में इस प्रकार से पिलो रख के सोते हैं तो वो बहुत आरामदायी स्थिति है। नहीं तो क्या होगा कि आप नी के ऊपर नी चढ़ाकर सोते हैं तो उससे भी हमें फ्रिक्शन की प्रॉब्लम, पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको दो नीज के बीच में इस प्रकार पिलो रख कर के आपको सोना है, क्योंकि कई लोगों को अगर ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नी में है तो सीधा सोने में उनको नीज दर्द करते हैं, क्योंकि नीज पूरे ज़मीन को टच नहीं कर पाते तो पेन होता है। तो वो अक्सर करके करवट लेकर के ही सोते हैं। तो भले करवट लेकर सोएं, लेकिन अपने दो नीज के बीच में आप चाहे सीधा या चाहे इस प्रकार से पिलो रख करके आप सोए। तो दो नीज के बीच में पिलो रख करके आपको सोना है। कई लोग पूछते हैं कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नीज में बहुत दर्द रहता है, तो क्या हमें वॉक करना चाहिए या फिर साइकिलिंग करनी चाहिए? ये दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको साइकिलिंग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साइकिलिंग जो है वो ओपन चेन एक्सरसाइज है, जबकि वॉकिंग जो है वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है। तो ओपन चेन एक्सरसाइज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नीज का है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जिसको पटेलर फीमोरल सिंड्रोम है उसको साइकिलिंग नहीं करनी है, उसको वॉक करना है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइकिलिंग करनी है, लेकिन पटेलर फीमोरल में आपको वॉकिंग करना है। तो ये डिफरेंस समझना। जो एज वाले हैं, जिनको जो ओल्ड एज हैं, उनको बाइसिकलिंग नहीं करनी है, उनको स्टैटिक साइकिल का उपयोग करना है। जो थोड़े से यंग है और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है नीज में, तो वो बाइसिकल से साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एज वाले हैं वो घर पे ही स्टैटिक साइकिल का उपयोग कीजिए और साइकिलिंग कीजिए। तो अभी जो हम करेंगे वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, काफ की स्ट्रेचिंग। तो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, और पिछले सेशन में हमने बैक पेन के सेशन में भी स्ट्रेचिंग सिखाई थी कि कैसे आप लेटे हुए काफ और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वो कैसे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि काफ की स्ट्रेचिंग हम कैसे करेंगे। तो दुपट्टा लेना है और इस प्रकार से हमें जो हमारा पैर है पीछे के हिस्से में इस प्रकार दुपट्टा लगाकर अपनी तरफ खींचना है पंजे को। इससे क्या होगा, आपका जो काफ है वो अच्छे से खींचेगा और स्ट्रेच होगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहना है एवरीडे। आप भले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथनिंग कीजिए, लेकिन साथ साथ स्ट्रेचिंग भी इतनी ही ज़रूरी है। तो ये है काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आपके घर में साइकिल नहीं है तो आप लेटे लेटे साइकिल चला सकते हैं। तो कैसे चलाएंगे? अपने दोनों पैरों को हवा में उठा लेना है और हवा में साइकिल चलानी है, इस प्रकार से। अब जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का, उनको ये ध्यान रखना है कि आपको वैसे तो पालती लगा करके बैठना ही नहीं है, क्रॉस लेग नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर मन करे तो आप इस प्रकार से बैठिए। अपने दोनों नीज को दो इस प्रकार से तकिए ले लीजिए, उसके ऊपर रेस्ट करा के आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, सारा जो भार है वो तकिए पर आएगा। नहीं तो अगर आप बिना तकिए के बैठोगे तो सारा जो वजन है वो नीज पे आएगा और आपको पेन हो सकता है, आपको सूजन भी आ सकती हैं। इसलिए वैसे तो पालती लगाना अवॉइड करना है, लेकिन लगाना चाहते हैं, पालती लगाकर बैठना चाहते हैं, तो फिर आपको इस प्रकार दोनों तकिए के ऊपर अपने घुटने टिका करके बैठना है। इसके साथ आप एक और ध्यान रखिएगा कि जिस पैर में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उस पैर से सीढ़ी चढ़नी नहीं है। जब आप कोई भी सीढ़ी चढ़ते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग के टाइम, आपको जो पैर में प्रॉब्लम है, जो नी में प्रॉब्लम है, वो पैर से सीढ़ी नहीं चढ़नी है। आपका जो पैर राइट है, जो ठीक है, जिसमें कुछ नहीं हुआ है,
उस पैर से आपको सीढ़ी चढ़नी है। और सीढ़ी उतरते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, हमारा जो पैर जहाँ पे हमें नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वाला पैर हमें पहले रखना है और बाद में जो ठीक है उस वाले पैर से सीढ़ी उतरनी है। तो चढ़ते समय अच्छा वाला पैर चढ़ाओ और उतरते समय आर्थराइटिस वाला पैर जो है उससे उतरना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। आप चेयर पर बैठते हो तो चेयर पर भी कई लोगों की आदत होती है पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठना, तो ये भी एक गलत तरीका है। इससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये ध्यान रखिए आप सीधा बैठिए। और कई लोगों की आदत होती है दोनों पैरों को पीछे तक खींच के रखते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे भी नहीं बैठना है, सीधा आराम से बैठना है। आप अपने अंगूठे को देख सके इस प्रकार से आपको अपने पैर को रखना है। आप थोड़ा सा आगे करके रखें पैर, ओके, लेकिन पीछे खींचकर आपको नहीं बैठना है, इससे आर्थराइटिस जल्दी हो सकता है। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस और क्या क्या हमें ध्यान रखना है वो टिप्स थी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, मतलब 2nd 3rd ग्रेड तक पहुंच गया है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आप एक्सरसाइज तो कीजिए, लेकिन एक और होम रेमेडी है जो आप घर पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर लेना है, थोड़ा सा खाने वाला चूना जो आता है सफ़ेद चूना वो लेना है, इतना इतना लेना है, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हनी लेना है। उसको मिक्सअप करके पेस्ट बनानी है। रात को सोने से पहले आपको जहाँ पे स्वेलिंग है आपके घुटने के ऊपर लगा देना है और फिर उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांधकर ओवरनाइट उसे रखना है। सुबह उसको वाइप कर दीजिए। लेकिन इससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, स्वेलिंग कम हो जाती हैं और इसके अलावा पेन भी कई लोगों को इससे कम हुआ है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रेमेडी है जिसमें आप 3 चम्मच अजवाइन और पारिजात के कुछ पत्ते लेकर उसको उबालिए पानी में अच्छे से, और बहुत ज़्यादा उबालिए, और उसका फिर जो रस है उसमें एक कॉटन का कपड़ा भिगोकर आपके घुटने पर सेक कीजिए। इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या स्वेलिंग है। तो ये भी एक होम रेमेडी है जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाभकारक रहेगी। एक और भी रेमेडी है, आप थोड़ा सा तिल का तेल लीजिए, 1 कटोरी जितना, उसमें आप एरंडे के पत्ते का रस डालिए थोड़ा सा, 4-5 चम्मच, और अश्वगंधा के पत्तों का रस 5-6 चम्मच, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जितना अजवाइन डाल दीजिए। फिर उसको अच्छे से उबालिए। उसका जो पत्तों का रस है ना वो सारा मिल जाए तेल के अंदर, और जो पानी है वो उड़ जाए, इतना अच्छे से उसको उबालिए, सिर्फ तेल रहे, और फिर उस तेल को आप स्टोर कर दीजिए। उस तेल से आप अपने घुटने पे हल्के हाथ से मालिश करोगे तो भी बहुत उससे आपको लाभ रहेगा। ऐसे ही तिल के तेल को गर्म करके भी अगर आप मालिश करते हो तो उससे भी फ़ायदा होगा, लेकिन ये वाला जो तरीका है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे शरीर में कहीं पे भी है ये प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, ये जो तिल का तेल है वो लेकर के उसकी मालिश करनी है। कहाँ पे करनी है, ये जो हमारी ये फिंगर और ये फिंगर, 1st एंड 2nd फिंगर है, यानी कि 1st एंड मिडल फिंगर है, उसके बीच का जो ये है, यहाँ पर हमें ज़ोरों से ऐसे मालिश करनी है। सिर्फ यहाँ नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब समझो इस प्रकार से आपको मालिश करनी है, और यहाँ पर एक्यूप्रेशर भी देना है ऐसे, इस प्रकार से। इससे भी आपको पेन कम करने में फ़ायदा होगा। इसके अलावा खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें दही नहीं खाना है, कुछ खट्टा नहीं खाना है, नींबू को अनाज के साथ मिक्स करके नहीं खाना है, टमाटर को अनाज के साथ मिक्स करके नहीं खाना है, क्योंकि नींबू और टमाटर फल में आता है, सब्जियों में नहीं, और फलों को और अनाज को मिक्स नहीं किया जाता है, ये नेचर के विरुद्ध है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप दाल या सब्जी में इमली, आमचूर, कोकम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप करी पत्ता की चटनी बनाकर खाइए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो करी पत्ता की चटनी बनाइए और उसे आप खा सकते हैं, एवरीडे खाइए। इसके अलावा एज़ यूजुअल
ड्रमस्टिक का सूप पिए, ड्रमस्टिक को बॉईल करके खाइए, ड्रमस्टिक की सब्जी बना करके खाइए। ये हमारे पेन रिलीफ के लिए बहुत लाभकारक है। इसके साथ साथ विटामिन डी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सनलाइट लीजिए। एवरी डे मॉर्निंग आपको जब सनराइज़ होता है उस समय सनलाइट लेनी है। 8 बजे के बाद तो फिर हीट शुरू हो जाती है। 7 से 8 बजे के बीच का जो सनलाइट मिलता है, अपने बॉडी पार्ट पर डायरेक्ट स्किन टच हो ऐसे सनलाइट हमें लेनी है। मतलब नेचुरली विटामिन डी हम लें, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्स है उससे डायरेक्ट विटामिन डी लें तो वो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही ज़्यादा लाभकारक हैं। साथ में कैल्शियम के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन जितनी आप कम खाओ उतना अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सारा केमिकल्स हैं। लेकिन आप कैल्शियम आपको करी पत्ता से मिलेगा, कैल्शियम आपको अमृत में मिलेगा, आपको केले में मिलेगा, बनाना जो है उसमें मिलेगा। इसके साथ आप रागी की रोटी खाइए, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, अमृत में कैल्शियम होता है। तो नेचुरल कैल्शियम के जो सोर्सेस हैं उसे अपनाइए। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लीजिए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि संतरा है, पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा है। अगर आपको स्वेलिंग आती है तो आप पाइनएप्पल का जूस लीजिए। संतरा, पाइनएप्पल, आंवला है, गुआवा है, तो ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो हो गया एक्सरसाइज और डाइट, बस इतना ध्यान रखना है। और कुछ चलने में, बैठने में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जैसे 2 बोन्स के बीच पे वो जो फ्लूइड होता है या फिर कहें कार्टिलेज होता है जिसके ऊपर बोन्स ग्लाइड करते हैं, वो फट जाए, वो खराब हो जाए तो क्या होगा? 2 बोन्स के बीच फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा और फिर दर्द शुरू हो जाएगा। जीवन में और रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही है। एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच की जब शुभ भावनाएं खत्म हो जाती हैं ना, तब फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। तब और सारी बातें आने लगती हैं, जैसे कि ईर्ष्या आना, क्रोध आना, है ना। ये सारी जो चीज़ें अगर रिश्तों के बीच आना शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा और फिर दर्द होगा। तो हमें बस एक चीज़ अपने जीवन में अपनानी है, चाहे कैसी भी व्यक्ति हमारे सामने आए, चाहे घर परिवार की हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, हमें बस हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा के लिए शुभ सोचना है। वो कैसा भी है, वो अपना रोल निभा रहा है, उसका किरदार इस सृष्टि रंगमंच पर ऐसा ही है। हमें उसे बहुत प्यार से स्वीकार करना है और शुभ भावना से, शुभ वृत्ति से अपने रिश्तों को बचाना है। तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। तो दर्द से छूटने का बस एक ही रास्ता है, और वो है शुभ भावना, शुभ कामना विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम शांति। शुक्रिया। भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।